बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो का उन्वान है हम मुनाफिक। मैंने सोचा कि इसका नाम रखूं मुनाफिक कौम। फिर 14 अगस्त का ज़माना चल रहा है तो आप सब लोग नाराज़ हो जाते, तो फिर मैंने इसका नाम रख दिया मुनाफिक हम। थोड़ी सी वीडियो अगर आज की लंबी हो जाए तो बहुत माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको सुन लीजिए। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो मुनाफिक बंदा होता है ना, उसके साथ प्रॉब्लम ये होता है वो फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि वो ना इधर का होता है ना उधर का होता है। आज इधर का सूरज चढ़ रहा है तो इधर चला गया, आज उधर का सूरज चढ़ रहा है तो उधर चला गया। वो हमेशा बेचारा फेंस के ऊपर बैठा हुआ होता है, और आपको पता है फेंस के ऊपर बैठना बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। तो ये मुनाफ़िकत बंदे को नहीं करनी चाहिए। बंदे को एक साइड ले लेनी चाहिए कि यार मैं इस साइड के ऊपर हूँ या इस साइड के ऊपर हूँ। कोई भी साइड हो, अच्छी है बुरी है सही है गलत है, उसका फ़ैसला बंदा खुद कर लेगा, उसका दिल कर लेगा, उसका ज़मीर कर लेगा। हशर में तो पता चल ही जाएगा ना, सब में मिट्टी के नीचे जाना है, पता लग ही जाएगा। लेकिन कम से कम डिसीजन एक तरफ होगा तो उसको ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप देखें रोड के ऊपर जानवर होते हैं ना, तो जो जानवर डिसीजन नहीं ले सकते वो गाड़ी के नीचे कुचल के मारे जाते हैं। वो आगे की तरफ भागते हैं, गाड़ी इधर जाती है तो इधर चले जाते हैं, मर जाते हैं। गाड़ी इस तरफ जाती है तो पीछे वापस पलट के आते हैं तो मर जाते हैं। गाड़ी सीधी सीधी जाती है तो बिल्कुल बेचारे खड़े होकर जामिद होकर बीच रोड पे खड़े होते हैं और मारे जाते हैं। तो ये तमाम के तमाम जानवरों से ये सीखना चाहिए। जब भी आपको कोई रोड किल नज़र आए, रोड के किनारे के ऊपर कोई जानवर पड़ा हुआ मरा हुआ नज़र आए जिसकी किसी गाड़ी से, रिक्शा से, मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई हो, तो ये याद रखा करें इसके पास फोकस नहीं था। आप तो इंसान है ना, आप तो अशरफुल मखलूक आते हैं। फोकस करके एक डिसीजन ले लें, या रोड पे खड़े हो जाएं इस साइड के ऊपर, या रोड को क्रॉस कर लीजिए। ये आगे जाना फिर पीछे आना फिर बीच में खड़ा हो जाना फिर पलट के वापस आना फिर तेज़ी से आगे निकल जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इंसानों वाली बात नहीं होती। मैं आपको छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे ख़त लिखे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को लिखे, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट साहब थे बहुत सारे उनको ख़त लिखे, प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत सारे ख़त लिखे, वज़ीरों को बहुत सारे ख़त लिखे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को बहुत सारे ख़त लिखे कि मेरे हिसाब से मेरी ये राय है, इसके तरीके से हम सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, लिटरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंटरनेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, साइबर वारफेयर को कर सकते हैं, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर पोर्न साइट्स वगैरह हैं उनको इस तरीके से बंद कर सकते हैं, रेमिटेंस इस तरीके से लेके आ सकते हैं। और जो भी अपने हिसाब से तमाम चीज़ें समझ में आती थी आईटी पॉलिसी के अंदर, डिजिटल पॉलिसी के अंदर, वो लिख के मैं भेजता रहा। शुरू में हाथ से ख़त लिखता था, टीमो बनाया था डॉक्टर तौर रहमान साहब ने, अगर आप लोगों को याद हो 98-99 के अंदर टेक्नोलॉजी रिसोर्स मोबिलाइजेशन यूनिट, उसका भी मैं मेंबर था। तब से मैं लिख रहा हूँ। उस वक्त हम लिनक्स की बात करते थे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते थे। तो इस आदत को 25-26 साल हो गए। पहले हाथ से लिखा करता था, फिर टाइप करके भेजता था, उसके बाद ईमेल करनी शुरू कर दी, लेकिन जवाब कहीं से भी नहीं आया। आज तक ज़िंदगी में कोई जवाब नहीं आया। चले, मैं आपको मेरी बात यकीन नहीं आता, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आज आप जाके पाकिस्तान के सदर माशाल्लाह से आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, आप उनको ख़त लिख दीजिए, ईमेल भेज दीजिए, हाथ से लिख के भेज दीजिए। प्रेसिडेंट हाउस के एड्रेस के ऊपर जवाब है तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा, आप शहबाज शरीफ साहब को लिख दीजिए। अच्छा, आप मरीम नवाज़ जो हैं चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के, आप उनको लिख दीजिए। अच्छा, अली अमन गंडापुर साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको लिख दीजिए। बलूचिस्तान में जो सीएम हैं उनको लिख दीजिए। खैबर पख्तूनख्वा का बता चुका, आप कहीं पर भी लिख दीजिए। सिंध में जो है सीएम, आप उनको लिख दीजिए। और देखिए कि आपके पास वो मुराद अली शाह साहब का किसी का जवाब आता है या नहीं आता। आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जो उनकी वेबसाइट पे आपको ईमेल मिलेंगे उस ईमेल पे कोई जवाब नहीं देता। जो नंबर देंगे ना वो नंबर भी सही नहीं होगा, किसी यतीम खाने का होगा। वैसे मुल्क भी यतीम खाना ही बना हुआ है। अब आप मुझे क्या मैं आपसे सुनेंगे, तो आप देख लीजिए, आपको जवाब है तो मुझे बता दीजिएगा। इसी तरह का मैंने एक लंबा चौड़ा ख़त लिखा डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसेंटली। मैंने लिखा दुनिया इस तरफ जा रही है और दुनिया के अंदर एआई इस तरीके से शेप कर रही है, पावर्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे दुनिया के अंदर, और इस तरह दुनिया में जो चेंजेस एआई आ रही है उसकी वजह से हम जंगें अफोर्ड नहीं कर सकते। और आप देखें यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है। आप देखिए कि इंडिया पाकिस्तान की जंग से हम क्या सबक सीख सकते हैं। आप देखिए कि एआई अब किस तरीके से करेगी, और एआई से अगर हमें दुश्मनी हो गई तो हम किस तरीके से करेंगे। और आप देखें गज़ा के अंदर क्या हो रहा है, क्या स्टारवेशन हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन मैंने जनरली बात की कि जनरली दुनिया को अगर हमें सिक्योर करना है, क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है, बाकी तमाम चीज़ें आ रही हैं, तो किस तरीके से कौन सी पॉलिसी अपनाई जाए कि अमेरिका एक बड़े आदमी का किरदार अदा कर सके, इन जंगों को ख़त्म करवा सके। जिस तरीके से भी देखिए उन्होंने आर्मीनिया के अंदर और अज़रबैजान के अंदर दोस्ती करा दी, कंबोडिया के अंदर दोस्ती करवा दी थाईलैंड के साथ, तो इस तरीके से बाकी दोस्तियाँ कैसे हो सकती हैं। तो जनरल मैंने पॉलिटिक्स के ऊपर बात की एआई के लेंस से। ज़ाहिर बात है मेरी अथॉरिटी एआई के अंदर है, मैं डेटा साइंस का बंदा हूँ, कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ, मैं उसी के हिसाब से बात कर सकता हूँ।
अच्छा, टू माई सरप्राइज़ तकरीबन 20-25 दिन में उसका जवाब आ गया। अब फिज़िकल ख़त का जवाब आ जाए, फिज़िकली एक्चुअल ख़त आपके पास आ जाए, वो भी प्रेसिडेंट के पास से, मान लें कि उनके पास कोई टीम बैठी होगी, उस टीम ने पढ़ा होगा, मान लेते हैं कि टीम ने उनको कुछ बताया होगा या नहीं बताया होगा, जवाब तो आया ना वाइट हाउस से ऑफिशियल लेटर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के साइन के साथ। तो ये मेरे लिए ज़ाहिर बात है खुशी की बात भी थी और मेरे लिए हैरत की बात भी थी, और इसको मैंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दिया। और एक तूफ़ान बदतमीज़ी आ गया कि आप कुफ़ार के साथ मिल गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया, और पता नहीं क्या कुछ। मुस्लिम कंट्री से तो नहीं आया ना, आप सऊदी अरब में रहते हैं, काम करते हैं, तो लिखिए ना वहाँ के प्रिंस को ख़त लिखिए, प्रेसिडेंट को ख़त लिखिए, मुझे बता दीजिए, जवाब आ जाए। आप जॉर्डन में लिख दीजिए, आप यूएई के अंदर काम करते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ लिख दीजिए, आप कहीं और लिख दीजिए, आप इंडिया में लिख दीजिए ना मोदी साहब को, और देखें जवाब आता या नहीं आता। तो किसी ने जवाब दिया अगर, तो आप उसको सराहेंगे या नहीं सराहेंगे। मैंने ख़त में क्या बात लिखी, ख़त के जवाब में क्या आया, आपको कुछ नहीं पता, और आप सब के सब आ गए। कोई कुफ्र का फतवा लगा रहा है, कोई किसी चीज़ का लगा रहा है, कोई किसी चीज़ का लगा रहा है। तो इतनी ज़्यादा जो रिजिडनेस हो गई है, किसी और का सच भी सच हो सकता है, वो समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। सच जो होता है ना, वो हमेशा सही और गलत के बीच में किसी जगह के ऊपर बेचारा पड़ा हुआ होता है, उसको खोज के निकालना पड़ता है। आजकल हर चीज़ धुंधला गई है। अब मैं इस कुछ फैक्ट्स बताता हूँ मुनाफकत के लिए। हमारे पास अमेरिका बुरा है, अमेरिका बुरा है, अमेरिका को गालियाँ, अमेरिका को गालियाँ, अमेरिका को गालियाँ। 11,000 वीज़े अमेरिका ने इशू किए हैं R1 के दुनिया भर के अंदर। अच्छा, R1 के ऊपर कौन आता है? मौलवी साहब आते हैं। मौलवी साहब जो किसी मस्जिद के अंदर पढ़ा रहे हो, जो आलिम हो, जो मुफ्ती हो, वो अमेरिका में आके किसी मस्जिद के अंदर, मुसलमानों की मस्जिद को ज्वाइन करेंगे। पिछले 2 साल के अंदर 5,300 इस साल, उससे पहले 5,800 कुछ, 11,000 के करीब लोग, वो मौलाना हजरात जो पूरी दुनिया में मस्जिदों में पढ़ा रहे थे, मुफ्तियों पढ़ा रहे थे, उनमें से तकरीबन 75% से होंगे जो अमेरिका को वहाँ पे गालियाँ देते होंगे, वो यहाँ पर आके अमेरिका R1 वीज़ा के ऊपर आ चुके हैं। पाकिस्तान से तकरीबन 100-150 बंदा आ जाता है R1 वीज़ा के ऊपर। एक साहब को मैं जानता हूँ जिन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट लीड किया था कि हम KFC को जला देंगे, मैकडोनल्ड को जला देंगे, और ये और वो ब्लास्फेमी वगैरह, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। जिन लोगों ने मेरे पोस्ट पे कमेंट किया, हम तो डेटा वाले बंदे हैं, डेटा तो हमारे पास आ जाए तो हम कहाँ छोड़ते हैं, उनमें से भी 1/3 ऐसे हैं जिन्होंने वीज़ा ब्रिज के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है और पहला मुल्क सेलेक्ट किया हुआ है अमेरिका जाने के लिए। ये कौन सा तरीका है भैया? एक तरफ हो जाओ ना, दोनों तरफ क्यों करना है? एक बच्चा आया, उसको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल गई और उसके बाद उसको वीज़ा नहीं मिला, तो कह रहा है मुझे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल गई और वीज़ा नहीं मिला, दिशा में क्या हुआ? मैंने उसकी फेसबुक की प्रोफाइल पे आके देखा तो उसने बहुत उल्टी सीधी गालियाँ लिखी हुई थी अमेरिका को। तो मैं कहा बेटा एक तरफ हो जाओ ना, अमेरिका पसंद है या नहीं? अमेरिका आपने जाना भी है, स्कॉलरशिप भी आपने उसी से लेनी है, और बाद में आप बोलते हैं वीज़ा भी नहीं मिलता, ये तो कोई तरीके वाली बात नहीं हुई ना। तो एक तरफ कर लो, आप एक तरफ हो जाइए। आपको अमेरिका से नफरत है, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात सही है, आप कर लीजिए। लेकिन आपका जोर हम गरीबों पे चलता है। जब आपके मुल्क का कोई बड़ा आदमी जाके वहाँ पे खाना खा लेता है, आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, बयान देते थे आप कुछ नहीं बोल सकते। आपकी गवर्नमेंट बहैसियत हुकूमत पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सजेस्ट कर देती है, तो आपको चुप्पी लग जाती है, तो आप कुछ नहीं बोल सकते। मेरे जैसे गरीब बंदे, स्टूडेंट टाइप बंदे, पढ़े लिखे बंदे अगर कहीं जाके कोई बात कर लें और आपको पता भी नहीं है क्या बात की, तो आप लोग लड़ने लग जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश भी फ़िरौन के दरबार में हुई थी ना, उसकी बीवी की गोद के अंदर हुई थी ना। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भी जाके जो दूसरे मुल्क के लोग होते थे, जो सदर होते थे, जो भी वहाँ के बड़े होते थे, उनसे जाके बात करते थे, दावत देते थे या नहीं देते थे। अब दावत के तरीके चेंज हो गए, अब ये ईमेल आ गई हैं, खतूत आ गए हैं, बाकी तमाम चीज़ें आ गई हैं, और फिज़िकली भी मुलाकात होगी तो उसमें भी कौन चूकता है। तो आप थोड़ा तो समझने की कोशिश किया करें ना। तो एक तरफ तो हो जाइए। 22,000 पाकिस्तान में बंदे ऐसे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट, जिनके पास डुअल पासपोर्ट है, पाकिस्तान का पासपोर्ट भी है, किसी और का पासपोर्ट भी है। पासपोर्ट आराम से नहीं मिलता, आपको पहले रेजिडेंस लेनी पड़ती है, आप 4-5 साल ग्रीन कार्ड के ऊपर लगाएंगे, उसके बाद और सेरेमनी होगी, फिर आपको पासपोर्ट मिलेगा। पासपोर्ट लेने से पहले आप हलफ लेते हैं, आप ओथ ऑफ एलिजियंस लेते हैं कि मैं इस मुल्क का वफ़ादार रहूँगा, कसम खाते हैं इस बात के ऊपर। तो ये 22,000 लोगों ने कसम खाई हुई है किसी और मुल्क की वफ़ादारी की, और आपके मुल्क में काम कर रहे हैं। आपका कोई बड़ा आदमी हो आर्मी का, रिटायर हो जाए, आपका कोई बड़ा जज हो रिटायर हो जाए, वो किसी और मुल्क में चले आता है, तो क्या उसको आज रिटायर हुआ सुबह उसको पासपोर्ट मिल गया? इतनी जल्दी तो नहीं मिलता ना। जब वो अपने बड़े ओहदे पे होता है तभी उसके इतना पैसा और रिसोर्स उसके पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सके। उसने कोई ग्रीन कार्ड, कोई परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई की होगी, पासपोर्ट मिला होगा, उसके बाद उसने हाथ उठा के कसम खा के ओथ ली होगी, उसके बाद मिला होगा। उसके बाद वो आके आपकी आर्मी भी चला सकता है, आपकी जुडिशरी भी चला सकता है, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी चला सकता है। उनको आप कुछ नहीं बोलते। मौलवी साहब जो पूरी ज़िंदगी गालियाँ देते रहते हैं अमेरिका को, वो उसी अमेरिका में आ जाते हैं और अमेरिका में जॉब करते हैं R1 वीज़ा के ऊपर, उन्हें भी आप कुछ नहीं बोलते। ब्यूरोक्रेसी को आप कुछ नहीं बोल सकते, फ़ौज को आप कुछ नहीं बोल सकते, जुडिशरी को आप कुछ नहीं बोल सकते। आपका बस खाली मेरे जैसे मज़लूमों के ऊपर चलता है कि आपको उनको गालियाँ देनी है।
मैं तो यहाँ पे रहता हूँ ना, मैं तो यहाँ का सिटीज़न अगर हूँ तो मैंने भी तो ओथ ली होगी ना, ज़ाहिर बात है। तो इन तमाम लोगों ने भी तो वफादारी की ओथ ली हुई है। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आता है, जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी उसके पास भी नहीं होता, वो किसी और मुल्क का बासी होता है और उस वहाँ की वो ओथ ले चुका होता है। तो इतनी मुनाफकत क्यों आ गई है? आपको KFC जलाने हैं, आपको मैकडोनल्ड जलाने हैं, आपको इसराइल से नफरत है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर इन मुल्कों के ऊपर ये भी तो ना क्या करें ना कि आप आके बोलें कि जी मैं यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं पैसे कमाऊँगा और यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। पाकिस्तान में अमेरिका की बुराइयाँ वो करता है जिसको यहाँ तो वीज़ा नहीं मिला है, या चढ़ते जहाज़ में से उतार लिया गया है, जी आपकी हरकतें ठीक नहीं है, अब अमेरिका नहीं जा सकते, वापस घर बैठे हैं। उसके बाद वो आके अमेरिका की बुराइयाँ शुरू कर देता है। बाकी जो चाहे बोलता रहे, सब वही करते हैं। अमेरिका की फिल्में हम देखते हैं, हम पोर्न भी अमेरिका का ही देखते हैं भैया, चाइना का भी पाकिस्तान में कोई नहीं देखता। इतने तो उनसे मुतासिर है कि हर चीज़ अच्छी बुरी हर चीज़ अमेरिका की चाहिए। कितनी शराब पाकिस्तान में भी बिक रही है, वो कहाँ से आई है? अभी सिर्फ इस्लामाबाद में कुछ छापे मारे तो 1400 किलोग्राम आइस और हीरोइन मिली है। ये कौन से मुल्क में आई है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है ना। इसराइल रोते रहते हैं तो प्रोडक्ट यूज़ करना छोड़ दीजिए ना। पाकिस्तान में 67 प्रोडक्ट्स हैं इसराइल की जो हम लोग रोज़ डेली मर्रा में यूज़ कर रहे होते हैं। विक्स उनकी प्रोडक्ट है, विज़ उनकी प्रोडक्ट है, monday.com उनका है, तबूला उनका है, आउटब्रेन उनका है, आप पेनियर यूज़ करते हैं वो उनका है, आप फाइवर के ऊपर 3 मिलियन पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं वो उनका है, जूम की सर्विस आप HBL के साथ यूज़ करते हैं, पेपल से जो कनेक्टेड है वो उनकी है, NSO आप यूज़ करते हैं वो उनका है, सेल ब्राइट आप यूज़ करते हैं फोरेंसिक्स के लिए वो उनका है, पपाया ग्लोबल यूज़ करते हैं वो उनका है, आयरन सोर्स पाकिस्तान की तमाम पूरी गेमिंग इंडस्ट्री मोनेटाइजेशन के लिए इसको यूज़ करिए वो उनका है, लाइट वेव उनका है, थीटा उनका है, सिस8 उनका है, किस सॉफ्टवेयर का मैं नाम लूँ। तो उन तमाम को भी यूज़ करना छोड़ दीजिए ना। जो प्रोडक्ट्स आप खाते हैं अमेरिका से बनी उनको भी छोड़ दीजिए। आप लोगों ने कोविड की वैक्सीन क्यों लगाई? कोविड की वैक्सीन आप लोगों तो नहीं बनाई थी ना, अमेरिका ने बनाई थी। तो आपने अमेरिका UK ने बनाई थी तो आपने उनकी कोविड की वैक्सीन क्यों यूज़ कर ली भाई? नहीं यूज़ करते, जो मर रहा है उसको मरने देते, क्या जरूरत यूज़ करने की? तो ये मुनाफकत है ना। मैं इस बात पर बहस कर ही नहीं रहा कि आप सही में गलत में सही, आप गलत कौन सही कौन गलत, इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। वो शायर कहता है ना कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। तो ये मुनाफकत ये छोड़ दीजिए, एक तरफ हो जाइए। आपको बुरा लगता है बुरा कीजिए, फिर यहाँ पे अप्लाई भी ना कीजिए, फिर यहाँ के ऊपर आए भी नहीं, यहाँ पढ़ने के लिए भी ना आए, यहाँ का मीडिया भी ना देखें, नेटफ्लिक्स की सर्विस भी डिस्कनेक्ट कर दीजिए ना। iOS जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वो भी मोबाइल करना छोड़ दीजिए। जो यूट्यूब देख रहे हैं जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी तो अमेरिका में बनी है भैया, इसके ऊपर भी तो इसराइल की फंडिंग आई थी, तो इसको भी छोड़ दीजिए। फेसबुक जो इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपने मुझे गालियाँ लिखी इतनी सारी वाइट हाउस के लेटर के ऊपर, वो भी तो अमेरिका का है ना, उसके पीछे भी तो इसराइल की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो वो भी यूज़ करना छोड़ दीजिए ना, अपनी क्यों नहीं बना लेते। तो ये मुनाफकत से आपको बातें मुझे बुरी लग रही होंगी और आपकी कोई ना कोई तोजी निकाल के कुछ ना कुछ करके फिर मुझे कोई तरीका निकाल देंगे मज़ीद सुनाने का, या कमेंट पर सुना दीजिए, पेट भर लीजिए। मुझको सुनाने से, मुझे गालियाँ देने से कुछ चेंज नहीं हो रहा। ना आपका दुनिया में मकाम चेंज हो रहा है, ना आपकी टेक्नोलॉजी कोई ज़्यादा बढ़ जाती है, ना कुछ कम हो जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही है। और अब तो एल्गोरिथम आ गया है जो चेक करता है कि इसको वीज़ा देना ही नहीं देना है, उसने क्या बात की है। तो जितने भी भाई साहब ने कमेंट में दिए हैं तमाम, वो तो अपनी वीज़ा को रो लीजिए ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, एल्गोरिथम तो करेगा ना। एल्गोरिथम तो पढ़ रहा है, कल यही लोग आके बोले कि हमें वीज़ा नहीं मिल रहा, और इन्हीं लोगों को अगर आज कोई अमेरिका का बड़ा ओहदेदार मिल जाए ना तो लाइन बना के तस्वीरें खिंचवा रहे होंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान में आ जाए ना तो आपका पूरा का पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। वहाँ पे ना शादियाने बजने लग जाएंगे, तंबू लग जाएंगे, पूरी की पूरी रोड साफ़ हो जाएंगी, कोई इंसान बाहर निकलने के काबिल नहीं रहेगा। उनके स्वागत के लिए हम पूरा मुल्क बंद करके बैठे हुए होंगे। तो इस मुनाफकत की रविश को छोड़ दीजिए, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। जब आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो अल्टरनेटिव वॉइस कहाँ से आएगी? आप सामने वाले को थप्पड़ ही मारेंगे, जूता भी मारेंगे, तो उसका आपके बारे में यही विजन होगा ना। आपकी तो चीज़ें कोई काम नहीं कर रही ना, आपने तमाम तर अपने पावर के बाद किसका क्या उखाड़ लिया। 50 इस्लामिक मुल्क एक पानी की ये बोतल ना एक गज़ा में नहीं पहुँचा सकते, नहीं पहुँचा सकते। जो चाहे बातें कर लें, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्म्स खरीदे हैं उनसे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील साइन करते हैं। रेड, नीला, पीला, कोई कलर नहीं बचा कारपेट का जो उन लोगों के लिए ना बिछाया गया हो, वो सारे के सारे बिछ जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हमारे जैसे कोई बंदा बात कर रहा है, कोई इंटेलेक्चुअल बात करता है, कोई ख़त लिखता है, कोई चाह रहा है किसी तरीके कुछ चेंज हो जाए, तो आपने उसी को काफिर करार देना है, आपने उसी को गालियाँ देनी है। दिए जाइए, फ़र्क क्या पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये तल्ख़ बातें ज़िंदगी में कभी ना कभी समझ के समझिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। आजकल गालियाँ देने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई है और दुआएं देने वाले खामोश हैं। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।